श्री सुनील सोनी जो विधायक निर्वाचित हुए हैं रायपुर दक्षिण से, आज विधानसभा की प्रथम बैठक में उनका विधानसभा की ओर से मैं स्वागत करता हूं। निधन उल्लेख। आज सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि पूर्व राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ भाजपा नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक श्री गोपाल जी व्यास शिरू भैया का 7 नवंबर 2024 को रायपुर में निधन हो गया। उनका निधन सामाजिक क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। श्री गोपाल व्यास जी का जन्म 15 फरवरी 1932 को पूनमचंद व्यास और श्रीमती जेठाबाई व्यास के घर में हुआ था। उन्होंने जबलपुर से इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की। भिलाई स्टील प्लांट में इंजीनियर के पद में कार्यरत थे। आपातकाल 1975 से 77 तक आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष किया और इस दौरान जेल में बंद रहे। वर्ष 2006 से 12 तक श्री गोपाल व्यास जी छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य रहे। राज्यसभा में सदस्य रहते हुए उन्होंने न केवल सांसद निधि का लोक कल्याण के लिए बेहतर उपयोग किया बल्कि अपनी तनख्वाह भी सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दी। श्री गोपाल व्यास ने अपना जीवन अत्यंत सादगी के साथ बिताया। अपने अंतिम समय तक समाज के कल्याण में सक्रिय रहे। श्री व्यास जी संघ के महत्वपूर्ण दायित्व पर रहे। वो मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक, क्षेत्रीय कारवा और विश्व हिंदू परिषद के विश्व प्रभाग के संयोजक रहे। उनकी सादगी, सरलता, विचार और उनके आदर्श उन्हें समाज में एक आदर्श पुरुष बनाता है। वह न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में सेवा समर्पण का पर्याय रहे। श्री गोपाल व्यास ने अंतिम समय में भी समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाते हुए पार्थिव शरीर एम्स में दान दिया था। उनके निधन से एक वरिष्ठ राजनीतिक सेवक और कार्यकर्ता और समाजसेवी और कार्यकर्ताओं ने अपना मार्गदर्शक खो दिया है। उसी कॉपी दो। श्री नंदाराम सोरी का जन्म 20 जून 1955 को ग्राम बड़े बेड़वा, जिला दक्षिण बस्तर में हुआ था। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे प्रारंभ में जनपद सदस्य रहे, जनपद अध्यक्ष रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की टिकट पर 93 से 98 तक के अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने समाज सेवा एवं विकास कार्यों में योगदान दिया। नक्सली समस्या से क्षेत्र को मुक्त कराने हेतु सलवा जुड़म जैसे अभियान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्य और खेल में विशेष अभिरुचि रखते थे। उनके निधन से प्रदेश में एक वरिष्ठ राजनीतिक और समाज सेवी खो दिया है। श्री अरुण साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गोपाल जी व्यास पूर्व राज्यसभा सांसद का हम सबको छोड़कर जाना न केवल प्रदेश के लिए वरन छत्तीसगढ़ के लिए अपूरणीय क्षति है। श्री गोपाल जी व्यास, जिन्हें हम सब स्नेह से शिरू भैया कहा करते थे, एक महान विचारक, चिंतक, समाज सेवी रहे हैं। उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनकी सहजता, एक बार जो उनसे मिल लेता था उनके व्यवहार से हमेशा प्रसन्न चित्त होते थे, हंसमुख होते थे और बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर भी उन पर जाने से जितनी सहजता से उसका निराकरण करते थे, उसका समाधान बताते थे, हजारों कार्यकर्ताओं ने उनसे प्रेरणा लेकर काम किया। जीवन का एक एक मिनट, एक एक पल समाज और देश के लिए उन्होंने समर्पित किया। और जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय आपने उल्लेख किया कि स्वर्गवास होने के बावजूद अपने
पार्थिव शरीर को दान दिया, ये बताता है कि कितने कर्मठ थे, देश और समाज के लिए संपूर्ण जीवन और जाने के बाद भी समाज की चिंता करना, ये हम सब के लिए प्रेरणादायी रहा है। हजारों लाखों कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेकर सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं। उनका जाना हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं अपनी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय नंदराम सोरी 93 से 98 तक अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। एक गांव से निकलकर किसान परिवार में जन्मे और संघर्ष करते हुए विधानसभा तक पहुंचे। हमेशा लोगों से जिस भाव से मिलते थे, जिस सहजता से मिलते थे, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव आगे बढ़कर उन्होंने काम किया है। एक ऐसे आदिवासी समुदाय के गरीब परिवारों के लिए हमेशा समर्पित रहे। उनके निधन से छत्तीसगढ़ ने एक समर्पित नेता और समाज सेवी खो दिया है। मैं उन्हें अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर चरणदास मोहन जी। अध्यक्ष महोदय, सत्र का पहला दिन अक्सर हम सब लोगों के लिए दुख का समय लेके आता है और हम सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आदरणीय गोपाल व्यास जी जब राज्यसभा के सदस्य थे, उन दिनों में लोकसभा का सदस्य हुआ करता था। हम लोग साथ साथ रायपुर से दिल्ली तक की यात्रा भी करते थे। उनको देख के लगता नहीं था कि वो इंजीनियर भी हैं, एक सहज सरल और बातों बातों में बड़े बड़े यहाँ छत्तीसगढ़ के सवालों को हल करने के बारे में जिस प्रकार से वो चर्चा करते थे, वो कभी नहीं ऐसा महसूस होने दिए कि आप अलग पार्टी के हैं, मैं अलग पार्टी के हूँ। एक पारिवारिक सदस्य के रूप में हम लोग हमेशा मिलते रहे और कई विषयों पर चर्चा करते रहे। उन्होंने निश्चित रूप से उनमें साधु का जो भाव उभर कर आया था, उनने मान लिया था कि शरीर नश्वर है, हमको अकेले जाना है, और शायद यही कारण है कि उन्होंने देह दान करके समाज को प्रेरणा दी है कि आपका देह किसी काम का नहीं है, मिट्टी में मिल जाना है, और उसको उन्होंने चरितार्थ किया। मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ। उनके दिवंगत आत्मा को ईश्वर अपने में लीन कर चिर शांति प्रदान करे, ये मैं उनसे प्रार्थना करूँगा। और उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी जो बीत गई है, उसमें आने वाले दिनों में उनसे प्रेरणा प्राप्त कर वो भी सामाजिक कार्य में हम व्यास जी जैसा अपना जीवन बिताएं, ये उनसे अनुरोध करता हूँ। माननीय नंदराम जी सोरी, दुर्भाग्य से ये भी उन्हीं दिनों विधानसभा के सदस्य थे जिन दिनों मैं भी था, और वो सहज सरल और सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति, हमेशा विधानसभा में उनकी उपस्थिति रहती थी। मैं ज़्यादा उनसे परिचय तो नहीं प्राप्त कर सका, मगर उनकी सहजता, उनकी विनम्रता और अपनी कर्मठता जो उन्होंने विधानसभा के दौरान दिखाई थी, अंततः सलवा जुड़ूं के माध्यम से उन्होंने बस्तर क्षेत्र की चिंता को दूर करने का प्रयास किया था। मैं उनके प्रति भी पूरा आदर भाव प्रस्तुत करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। धन्यवाद। राम विचार जी। अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय गोपाल व्यास जी के बारे में हम सब यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हैं। अब पूरा सदन आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है।
साथ ही साथ हमारे पूर्व विधायक साथी रहे नंदाराम सोरी जी, बस्तर से प्रतिनिधित्व करते रहे। इन दोनों का श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जहाँ तक स्वर्गीय गोपाल नारायण व्यास जी का, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व और उनकी सादगी, सरलता और उनकी आम जनों से सहजता के साथ जो मिलने का था, इतना विराट व्यक्तित्व होने के बावजूद, और ये कह सकते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी के परिवार से संबंधित, इतना होने के बावजूद उनमें कहीं भी लेस मात्र का कोई बदलाव नहीं आया, जबकि वैचारिक रूप से वो बड़े लीडर के परिवार से थे। इसके बावजूद वैचारिक रूप से संघ से जुड़ करके उन्होंने जेल की यातना सही 1975 से 77 के बीच में आपातकाल की स्थिति में भी उन्हें जेल में रहना पड़ा, रायपुर के जेल में रहे। और हमें कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े पदाधिकारी के रूप में उन्होंने हजारों हजार लाखों स्वयंसेवकों को तैयार किया और राष्ट्रीय भावना को उन्होंने जगाने के लिए जो पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर किया, वो शायद ही कहीं मिलते हैं। मैं उनके यहाँ भी जब बैठने गया था, परिवारजनों से मिला। परिवारजनों ने जो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना देह दान किया था और देह दान करने का भी उन्होंने समय निर्धारित किया था। समय कि किस समय अगर होगा तो हमारा शरीर कम से कम समय पर पहुंच जाए। संडे अगर सैटरडे पड़ता है तो उस दिन हो सकता है कि उस दिन पूरी प्रक्रिया पालन नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने अधिकारियों को बुलाया, वहाँ के डॉक्टरों को बुलाया कि अगर इस दिन, अगर छुट्टी के दिन हम अगर शरीर त्यागते हैं तो हमारा शरीर कैसे पहुँच पाएगा, उसके लिए क्या व्यवस्था करोगे आप लोग। ये मतलब बिरले ऐसे महापुरुष होते हैं महोदय, और जिनके छांव तले हम लोगों ने, हमारी सरकार बनी 2003 में, उनका लगातार आशीर्वाद सरकार को भी मिला, हम सबको भी मिलता रहा। एक पितृवत, एक कहना चाहिए कि स्नेह प्यार जो मिलता था, वो शायद ही ऐसा कहीं देखने को मिला। ऐसे महापुरुष विभिन्न पदों में रहते हुए, उस सदन का भी सदस्य होने के बावजूद, जैसे कि अभी हमारे डिप्टी सीएम साहब, नेता प्रतिपक्ष महोदय ने अपनी भावना को व्यक्त किया है कि ऐसे शायद ही कहीं होते हैं। उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। और साथ ही साथ नंदाराम सोरी जी 93 से लेकर के 98 के बीच में हम लोग जब मध्य प्रदेश के सदन में हुआ करते थे, उस समय हम लोग के साथ ही थे। और उनका इस पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से जो आते थे, और उस संघर्ष के समय में उन्होंने उस सदन में भी आवाज़ जो है मुखरित करते था। उन दोनों माननीय हमारे लोगों को अपनी ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवारजनों, उनके और भी जो कार्यकर्ता हैं, परिवारजन हैं, उन सब को भी ऐसे समय में धैर्य दे। ये सच्ची श्रद्धांजलि है। यादव जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रीयुक्त श्री गोपाल जी व्यास उपाध्याय शीरू भैया का श्रद्धांजलि सभा में आज मैं बोलने खड़ा हुआ हूँ।
श्रद्धेय सिरू भैया का जन्म तो नागौर में हुआ, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा बागबहारा, रायपुर और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो उनका वास्तविक सामाजिक जीवन दुर्ग जिले से प्रारंभ हुआ। भिलाई स्टील प्लांट के स्थापना के समय जो मेकान रसिया कंपनी यहाँ कोऑर्डिनेट करती थी, उसके आप जीएम के पद में सुशोभित थे और वहीं से उन्होंने सामाजिक जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत शाखा जाने काम भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारी रहते हुए किया। बड़ा सौभाग्य है कि इतने उच्च पद में रहते हुए भी जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व 2 साल तक रसिया में रहकर स्टील क्षेत्र में दिया, ऐसे इंजीनियर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित होकर 1975 में बीएसपी की नौकरी छोड़कर जिला प्रचारक के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत दुर्ग जिला से प्रारंभ की। बाद में 1977 में आपातकाल में आप जब जेल यात्रा में गए, जेल यात्रा के दौरान वापस संघ ने उस समय महाकौशल प्रांत, जो वर्तमान जबलपुर और छत्तीसगढ़ के भूभाग को महाकौशल प्रांत के आप पहले प्रांत प्रचारक बने। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बड़े गर्व का विषय है, महाकौशल के बाद मध्य क्षेत्र के भी आप प्रथम प्रांत क्षेत्र प्रचारक बने। देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास में सिर्फ 3 ऐसे लोग हैं जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद क्षेत्र प्रचारक बने, जिसमें श्रद्धेय श्री गोपाल व्यास जी सिरू भैया पहले गृहस्थ थे, जो एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर क्षेत्र प्रचारक की भूमिका संघ में उन्होंने दिया। बाद में क्षेत्र कार्यवाहक बने। तत्कालीन बाद में आप विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के आप संयोजक बने। विदेश मामलों को संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्य को आप देखते रहे। यह मेरा सौभाग्य है। श्रद्धेय सिरू गोपाल व्यास जी चूँकि दुर्ग जिले के थे, पारिवारिक संघ पृष्ठभूमि होने का उनका मार्गदर्शन मुझे बाल्यकाल अवस्था से हुआ। 1989 में परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर हेडगेवार जी का जब जन्म शताब्दी वर्ष मनाया, संघ काम को बढ़ाने की दृष्टि से जब जबलपुर से रायपुर की पद यात्रा जब श्रद्धेय श्री गोपाल व्यास जी ने किया, मेरा सौभाग्य था एक बाल स्वयंसेवक के नाते बेमेतरा से लेकर दुर्ग तक उनके सामने पैदल आने का सौभाग्य मिला। एक बाल स्वयंसेवक के मन में जो भाव थे, मैंने उनसे पूछा कि सिरू भैया आप बताएंगे कि हिंदू किसे बोलते हैं? तो उन्होंने कहा जो भारत को माता मानता है वही हिंदू कहलाता है। मैंने पूछा भारत को हम माता क्यों कहते हैं? कि तो बोले भारत एक ऐसी धरती है जो जमीन, जल, जंगल, अन्न, वायु, पानी सब जो देता है, जिससे हमारा जीवन चलता है, इसलिए हम उसको माता कहते हैं। एक सहज भाव से माननीय सिरू भैया ने एक छोटे बाल काल के अवस्था में मुझे सिखाया। साथ ही साथ बहुत अनुशासित थे, बहुत सादगीपूर्ण जीवन था। कभी वो माला मूल फूल नहीं पहनते थे, चरण वंदन से हमेशा दूर परहेज रखते थे, किसी चरण अपने छूने नहीं देते थे। बाद में जब राज्यसभा सांसद बने तब भी अपनी सादगी की प्रतिमूर्ति ऐसे थी कि उन्होंने कभी लग्जरी वाहनों का उपयोग नहीं किया, हमेशा आने जाने के लिए ट्रेन और ऑटो का ही संसाधन का उपयोग किए। श्रद्धेय सिरू भैया को आज मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि एक बात मुझे ध्यान में आती है, देश के लिए बलिदान देना बहुत कठिन है, लेकिन उससे भी दुष्कर काम है देश के लिए जीना। जीवन भर वो देश के लिए जिए और जाते जाते अपने देह का भी उन्होंने समाज को दर्पण में उनको दान दिया। उसके लिए आज ऐसे महापुरुष महामुनि दधीची को हमने देखा नहीं, लेकिन दधीची स्वरूप श्रद्धेय सिरू भैया को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो भी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सिरू भैया से मेरा भी व्यक्तिगत वास्ता रहा। प्रशासनिक जीवन में रहते हुए रायपुर में उनसे लगातार इंटरेक्शन होते थे और जो हम त्याग का जहाँ संदर्भ आता है तो हम कहते हैं कि जीवन का पल पल और शरीर का कण कण जो त्याग कर दे वो असली त्याग करने वाला है। ये जो वाक्यांश है कि जीवन का पल पल और शरीर का कण कण को त्याग करने वाला, यह वाक्यांश उनके जीवन पर लागू होता है और उनके जीवन से बहुत कुछ सीख लेने का उदाहरण हर वक्त हर समय आप उनसे ले सकते थे। उनके वजह से किसी को असुविधा ना हो, इस तरह का संकोच जरा जरा सी बातों पर उनके पल पल के व्यवहार में नज़र आता था। उनका पूरा जीवन अनुकरणीय रहा, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और आदरणीय नंदाराम सोरी जी, यह संयोग रहा कि उनके साथ भी मैं दंतेवाड़ा में भी कलेक्टर के रूप में उनसे भी मेरा जुड़ाव रहा। उनके परिवार से उनकी बिटिया बिमला सोरी, उनके परिवार की शीला सोरी जैसे लोगों से मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध रहे हैं। और आदरणीय नंदाराम सोरी जी आइडियोलॉजी की रूप से
लेफ्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करते थे, सीपीआई के नेता थे, लेकिन जन सरोकारों के प्रति उनका समर्पण हर वक्त हर पल दिखाई देता था। आइडियोलॉजिकल उनका जो कुछ हो, लेकिन जहाँ विषय जन सरोकारों का हो वो आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर भी समर्थन करते थे। ऐसा उनका विराट व्यक्तित्व था। मैं उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ। दोनों के परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करें कामना करता हूँ, और श्री चरणों में ईश्वर उन्हें स्थान दे, यह भी मैं प्रार्थना करता हूँ। केदार जी। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा सदन ऐसे महामना को जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित किया, आदरणीय स्वर्गीय श्री गोपाल व्यास जी, जिनको हम शेरू भैया के नाम से जानते हैं, और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं जिस कॉलोनी में वो रहते थे वहीं पर मेरा भी निवास है, और ज़्यादा समय उनके साथ में बैठना होता था। शाम के समय में वो जब घर में आते थे तो जिस प्यार के साथ में वो हाथ से थपकी देते थे, मतलब एक पिता के भांति उनका जो व्यवहार, और वो समय कभी जीवन में नहीं भूल सकते। जब पहली बार मुझे उनका एक कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ, 2004-05 की बात है, भानपुरी मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है, तो मुझे लगा कि तो वनवासी क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र में श्री गोपाल व्यास जी को कौन जानता होगा। लेकिन वहाँ पर 15 से 20 हज़ार की हमारे जो जनजाति समुदाय के थे उनकी संख्या थी। वहाँ पर कई ऐसे हमारे जनजाति समुदाय के बंधु थे जिन्होंने उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के, उनका बहुत बचपन से वहाँ आना जाना था, और मेरे पिताजी के साथ में भी जो संबंध थे, और उसके बाद में जो उनको वहाँ पर हमारे जनजाति समुदाय के बंधुओं को जो प्रेरणा दे करके उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। कई हमारे ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज ऐसे व्यक्तित्व का जाना हम सब के लिए बहुत ही दुख का विषय है और बहुत बड़ी क्षति है। ये केवल हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की दृष्टि से नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और निश्चित तौर पे आज हम सभी उन्हें याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित कर दिया और अंतिम समय तक उन्होंने इस देश की सेवा करने का भाव और अपना देह दान करके पूरे मानव जगत को एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। मैं उन्हें नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ऐसे हमारे महान तपस्वी को। और उसके अलावा हमारे दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो पूर्व विधायक हैं स्वर्गीय नंदाराम सोरी जी, मैं उन्हें भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जैसा कि आपने बताया कि 1955 में उनका जन्म हुआ, और क्योंकि मैं दंतेवाड़ा में 2004 से वहाँ पे प्रभारी मंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूँ, अंदरूनी क्षेत्र में जिस तरीके से नंदाराम सोरी जी की पकड़ थी और जिस तरीके से उन क्षेत्रों के विषयों के संदर्भ में उनकी जो जानकारी थी वो बहुत ही अद्भुत थी। कई बार उनके साथ में बैठना होता था, कई विषयों को लेकर के चर्चा होती थी। मुझे याद है एक बार जब बुरगुम में जो कहते हैं भूकंप के कारण से वहाँ पर जो बीमारी फैली थी, उस बीमारी के दौरान भी उनके साथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहाँ पर उन्होंने जो वहाँ के भाषा में उनसे चर्चा करके उनको जो समझाइश दिया और उसके बाद अनेकों ऐसे कार्य जो दंतेवाड़ा में करने थे वो, और उन क्षेत्रों में उनसे बहुत सारी चीज़ों में मार्गदर्शन भी मिलता था। और वनवासी क्षेत्र होने के कारण से वनवासी भाइयों के हितों के रक्षा की दृष्टि से भले ही वो हमारे विचारधारा के नहीं थे, कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे, लेकिन उनका जो
सोच वहाँ पे हमारे जो वनवासी बंधुओं के साथ में और जनजाति लोगों के विकास के प्रति उनका जीवन समर्पित रहा, ऐसा उनके जीवन के इस दृष्टांत से देखने को प्राप्त होता है। मैं उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं सदन के माध्यम से, क्योंकि हमारे माननीय स्वर्गीय श्री गोपाल व्यास जी को, जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित किया, उन्हें भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शुक्ला। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गोपाल जी व्यास सामाजिक राजनीतिक जीवन के ऐसे कार्यकर्ता जिनको हम राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से विभिन्न अनुसांगिक संगठनों का असंख्य कार्यकर्ताओं को गढ़ने वाले, रचने वाले ऐसे गोपाल जी व्यास 15 फरवरी 1932 को जन्म लेकर जबलपुर में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने रशिया में काम किया और ऐसे भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के जीवन प्राप्ति के पश्चात भी उन्होंने राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य को लेकर चलने का जो काम अनवरत जारी रखा, वह आज भी अतुलनीय है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, मध्य भारत के महाकौशल प्रांत के परिप्रेक्ष्य में मेरे और मेरे परिवार के साथ उनका लगाव बहुत लंबे समय तक रहा है। परंतु जब सामाजिक जीवन के राजनीतिक कार्यकर्ताओं में सूचिता के विषय पर किसी व्यक्तित्व का जुड़ाव होना चाहिए, तो हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं को उनका जीवन एक विश्वविद्यालय की तरफ माना जाना चाहिए, क्योंकि हम जिस जीवन के छात्र हैं वहाँ सूचिता का अध्ययन अगर करना हो तो गोपाल व्यास जी का संपूर्ण जीवन चरित्र उस विषय पर उद्वेलित करता है। मैं 2-3 दृष्टांत हैं जो बताना चाहता हूँ कि एक जिस परिवार से वो आते थे, वहाँ पर विरोधी विचारधारा के एक बड़े राजनीतिज्ञ रहते थे। हम सबसे लड़ सकते हैं, लेकिन पारिवारिक बाध्यताओं से बंधे होते हैं। और आपको मैं दृष्टांत दिलाना चाहता हूं कि वो उस पारिवारिक बाध्यता से दूर हटकर वैचारिक पृष्ठभूमि को अंगीकार किए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया। दूसरा अवसर तब आया जब हमेशा सत्ता के केंद्र के लिए राजनीतिक सामाजिक जीवन का कार्यकर्ता काम करते रहता है और उनको दूसरी बार राज्यसभा सदस्य के लिए पुनः नामांकन फॉर्म भरने का आग्रह किया गया। आपके भी दृष्टांत में वो विषय होगा। तब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस विषय को मना किया और उन्होंने कहा कि मेरा जीवन किसी अन्य विषय पर चलता है। ऐसे सामाजिक जीवन के राजनीतिक कार्यकर्ता आदरणीय श्री गोपाल व्यास जी के निधन से हम सब के पारिवारिक जीवन में एक बहुत बड़ी क्षति प्राप्त हुई है। वैसे ही छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्र के वरिष्ठ जनजाति नेता श्री नंदाराम सोरी जी को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और गोपाल व्यास जी को और नंदाराम सोरी जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। माननीय अध्यक्ष जी, गोपाल भाई साहब से तो हमारा संबंध थोड़ा बस्तर के होने कारण बहुत दूर थे, लेकिन हम चुनते थे कि सामाजिक और राजनीतिक में बहुत अच्छा आदमी थे। ऐसा आदमी हमारा छत्तीसगढ़ से जाना छत्तीसगढ़ के लिए अपुनी है। और खासकर अध्यक्ष जी हमारा दंतेवाड़ा से विधायक बन के नंदाराम सोरी कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक बना था 5 साल। बहुत 6 साल से बीमार था, वॉलंटियर में इलाज करते थे। हमारा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, 5 लाख रुपया भी दिया था। हम लोग भी कुछ संदा करके इलाज करके देखा, लेकिन ऊपर वाला के मर्जी से बीमार को सान नहीं पाया। अभी हमारा बीच से चला गया। लेकिन आदिवासी परिवार में बड़े बेड़मा में नस्लट गोर क्षेत्र में जो उसका भतीजी क्या नाम नंदी सोनी सोड़ी, वो नक्सलेट के आरोप लगाने के बाद भी उसका बड़ा भाई को घर में रह के नक्सलेट लोग बंदूक से मारे और मुंडरा को मारे। उसका बड़ा भाई होता था उस समय, इसको ताला बंद करके रखा था। तो बहुत जूझे और अंदर गांव होने के कारण पीने का पानी के लिए और बस्तर के लिए आदिवासी के लिए कम्युनिस्ट पार्टी में रह के मध्य प्रदेश में राजधानी में, और अभी भी उसके परिवार आंदोलन में रहते हैं।
और बड़े पढ़े लिखे परिवार थे दक्षिण बस्तर में। और नंदाराम चूड़ी नहीं होने का हमारा बीच में नहीं है, तो आदिवासी समाज के लिए और दक्षिण बस्तर के लिए बहुत आप पुण्य है। और मैं यही ऊपर वाले से निवेदन करूंगा कि उसको अच्छा जगह दे, उसके परिवार को शक्ति प्रदान करे। अपने बोलने के लिए ऐसा मैं दिए। धन्यवाद। राजेश मुड़त जी। मेरे बात सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, आज हम सब लोग दो महान शख्सियत के बारे में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सम्मान्य श्री गोपाल व्यास जी एक राजनीतिक जीवन में ही नहीं, सामाजिक जीवन में एक शुचिता का प्रश्न खड़ा करके गए। व्यक्तित्व के ऊपर विचार डालें तो पढ़े लिखे महान व्यक्ति थे, जिन्होंने सरकारी नौकरी के साथ में छोड़ करके समाज सेवा का संकल्प लिया। यही नहीं, अपने जीवन के एक शुचिता का प्रश्न भी उन्होंने खड़ा किया। राजनीति में छोटे मोटे पद पर आता है व्यक्ति, विचार करता है, राज्यसभा सदस्य होने के बाद में भी एक सामान्य जीवन के अंदर 2 कमरे के अंदर अपना जीवन व्यक्तित्व करते थे, जनता क्वार्टर के मकान में रहते थे। जब उनको एक व्याख्या आया कि हम सब लोगों को, विधायक और सांसद लोगों को मौलश्री के अंदर मकान दिए जा रहे हैं, वह दिन मुझे याद है माननीय अध्यक्ष महोदय कि उनके पास पैसा पटाने के लिए नहीं था। 17 लाख रुपए में मकान मिल रहा था, लेकिन उनके पास पैसा पटाने के लिए नहीं था। उनके परिवार का जीवन यापन करने के लिए हमारी माता श्री घर में एक छोटे से किराने की दुकान चलाती थी, लेकिन वह व्यक्ति समाज सेवा में समर्पित होकर के पढ़ा लिखा, पूरे समाज को अपने सेवा में लगा दिया। उनका एक बेटा था जो थोड़ा कहीं मानसिक दृष्टि से वो भी था, लेकिन उसके बाद में भी वो कभी डिगे नहीं। और वो 2 कमरे के अंदर रहते, उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास पैसा पटाने के लिए नहीं है। उस समय यह विषय आया जब जाकर के वो व्यक्ति ने कहा पहले मेरा मकान बिकेगा, जितना पैसा अगर आएगा तब मैं खरीदने में सक्षम हुआ तो खरीदूंगा, नहीं तो मैं मकान नहीं खरीदूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बात कहते हो मुझे कहता हूं कि जब राजनीतिक जीवन में कोई काम करता है, सामाजिक जीवन में कोई काम करता, तो ऐसे बिरला लोग भी होते हैं जो समाज को समर्पित भी हो जाते हैं। और तन समर्पित, मन समर्पित, तेरे आगे सब कुछ समर्पित, अपना जीवन तो समर्पित किया, साथ में अपने शरीर को भी समर्पित करके गए। इस महान व्यक्ति को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। वही प्रकार से माननीय सूर्य जी एक सामाजिक जन चेतना के नायक थे, दंतेवाड़ा के रहने वाले थे, पूर्व विधायक के नाते उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। सुनील। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सिरू भैया से मेरा बचपन का संबंध था, क्योंकि मैं उसी मोहल्ले में पैदा हुआ था। जब से मेरे को समझदारी आई, उनका आशीर्वाद मुझको हमेशा मिला। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो जब वहाँ पर आए मैंने कहा कि अब मेरा कोई भाई नहीं है, कौन बैठेगा मेरे साथ। तो एक मैं काका जी बोलता था, काका जी के तौर पर उन्होंने मेरे परिवार का पूरा जो मृत्यु के बाद में जो संस्कार होते हैं उसको करने का काम किया था। उनको बचपन से देखने के बाद लगा कि आज दुनिया के अंदर में 2 चीजें बहुत महंगी है, एक विश्वास और एक ईमानदारी। उन्होंने अपने जीवन के अंदर में ये दोनों शब्दों को आत्मसात किया। कभी किसी के विश्वास को भंग नहीं किया और ईमानदारी के साथ में जीवन जिया। एक समय था मकान नहीं था, किराए के मकान के अंदर में पैसा पटाने के लिए पैसा नहीं था। उस समय में माननीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर उनसे आग्रह किया, एक हाउसिंग बोर्ड का मकान है, आप खरीद लीजिए। पैसा नहीं था, 2 कमरे का मकान 1000 फीट के आसपास का होगा,
उसको लोन लेकर और ब्याज में पैसा लेकर उन्होंने उस मकान में रहना चालू किया। तो ऐसा पारदर्शी जीवन जीना हमारे जैसे राजनीतिज्ञों के लिए वो सीख है। वो ऐसी पुस्तक थी उनके कर्मों की, मैं कहता हूं कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, लेकिन ईश्वर ने जीवन और मृत्यु के बीच के कालखंड का कर्म की पुस्तक लिखने का जो अधिकार दिया है, उस कर्म की पुस्तक को श्री गोपाल व्यास जी ने जिस रूप में लिखा है, अगर उनके जीवन दर्शन को अगर कोई पढ़ लेगा तो लगेगा कि राष्ट्र के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं तो मेरा क्या दिशा और क्या विजन रहना चाहिए। और राज्यसभा सदस्य के रूप में भी वो नक्सल के खिलाफ हमेशा राज्यसभा में कहे। मुझको कहते थे इस बात को जब मैं सांसद बना, सुनील, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, इसकी बात होना चाहिए। मैं उनके बारे में कहूंगा तो बहुत समय मुझको लग जाएगा, लेकिन पहली बार मैं इस विधानसभा में खड़ा हुआ हूं और आज मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि मैं भी उनके परिवार का ही सदस्य हूं। तो निजी तौर पर भी हमारा परिवार दुखी है। और नंदाराम सोरी जी, उनके बारे में अभी मैंने राम विचार जी और केदार जी से सुना, उनको भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। ओम शांति। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। की गई कार्रवाई, इस जवाब में माननीय मंत्री जी देंगे क्या कि कितने कब्जे प्रमाण पत्र की कार्रवाई पूर्व में की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए है कि बिलासपुर जिले में 2021 से 25/11/2024 तक शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा निर्माण की कितने शिकायतें प्राप्त हुई है, कितने जगह निर्माण हुई है और किन किन व्यक्तियों ने अवैध कब्जा किया है, इनका विकास खंडवार जानकारी मांगे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर जिले में 2021 से 25/11/2024 तक शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा का कुल 563 शिकायतें प्राप्त हुई है और ये विकास खंड बिल्हा में 222, मस्तूरी में 98, कोटा में 152 और तखतपुर में 91, इस तरह से 563 शिकायतें प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब स्पष्ट तौर पर गलत है, क्योंकि 13,000 सारणी राजीव गांधी आश्रय पट्टा योजना के तहत जो सर्वे किया गया, वो पूर्ववर्ती 5 वर्षों में 13,273 की जानकारी इन्हीं के शासकीय विभाग द्वारा मुझे प्रदान की गई आरटीआई के तहत। और मैं आज आपसे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप 13,273 सर्वे के आधार पर सर्वे कर रहे हैं, पट्टे की कब्जा प्रमाण पत्र के आधार पर, तो शिकायतें, मेरे प्रश्न में स्पष्ट है कि कब्जे की कितनी शिकायतें, और आपका एक तरफ दस्तावेज उसको प्रमाणीकरण करता है और दूसरे तरफ यही विषय 573 शिकायतों के नाम पे आप उसको बंदरबाट करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती व्यवस्था में शासन के संरक्षण में शासकीय जमीनों की बंदरबाट की गई और इसके विरुद्ध प्रशासनिक तौर पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई है। क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि ऐसे कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हुई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद अभी कोई पट्टा वितरण नहीं हुआ है और जैसे बता रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में जो पट्टे बटे हैं गलत ढंग से 700 कुछ का आंकड़ा बता रहे हैं, उनका एक बार हम जांच कराएंगे कि वो पट्टा जो है गलत व्यक्तियों को तो नहीं दिया गया है। अगर ऐसा परीक्षण में आता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न पूरा नहीं हुआ, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, संरक्षण की उम्मीद है। उत्तर तो पूरा आ गया। नहीं आया ना। मैं मौका 409 हेक्टेयर
चिल्हाटी 132 हेक्टेयर, बहतराई 108 हेक्टेयर, खमतराई 167 हेक्टेयर, बिरकोना 506 हेक्टेयर, कोनी 286 हेक्टेयर, सेंद्री 169 हेक्टेयर, नगोई 200 हेक्टेयर, बैमा 150 हेक्टेयर, रमतला 141 हेक्टेयर, बिजौर 156 हेक्टेयर, मंगला 147 हेक्टेयर, लिंगियाडी 237 हेक्टेयर, पौसरा 336 हेक्टेयर, सेलर 270 हेक्टेयर, सिंगरी 250 हेक्टेयर, लगरा 287 हेक्टेयर जमीन, शासकीय जमीन दस्तावेजी तौर पर मिसल पर तो अंकित है, मौके पर अंकित नहीं है, और ये पिछले 5 सालों की कारस्तानी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, क्या राज्य की कोई कमेटी बनाकर इसकी जांच कराएंगे और दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये प्रश्नावली में नहीं आए हैं, और यदि उनके पास ऐसा तथ्यात्मक जानकारी है जितने सारे जगहों का उल्लेख किया है तो निश्चित रूप से अपने को तथ्यात्मक जानकारी मिल जाए, इनकी पूरी हम परीक्षण कराएंगे, जांच कराएंगे। धर्मजीत जी तथ्यात्मक जानकारी दीजिए आप। मंत्री जी, आप टेक्निकली बात कर रहे हैं, वहाँ तक तो आप सही हैं, लेकिन जो सुशांत शुक्ला जी ने मांग की है या जिन जिन रगबा खसरा की उन्होंने बात की है, वहाँ भयंकर अफरा तफरी है और आए दिन अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। तो आप तो कृपया करके बिलासपुर नगर निगम सीमा के अंदर ही जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीनों पर प्रभावशाली लोग कब्जा करके रखे हैं, आप कलेक्टर महोदय को निर्देशित करेंगे क्या कि वो अपने अधीनस्थ एक टीम बना करके, चाहे वो सकरी हो, चाहे वो तिफरा हो, चाहे वो मुक्का हो, चाहे वो चिल्हाटी हो, ये सब नगर निगम सीमा में है, करोड़ों रुपए की ज़मीन को कुछ भू माफिया या बिल्डर कब्जा किए पड़े हैं, उनको चिन्हित करके अगर आपकी सरकार के पास जानकारी नहीं होगी तो उनको जानकारी देने पर क्या आप इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करा के उस बेशकीमती ज़मीन को कब्जा मुक्त कराएंगे क्या? इतना तो आप बता दीजिए सदन में। बोलिए कि कलेक्टर से हम बोल के इस पे जांच कराएंगे और कार्रवाई कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने और माननीय भैया धर्मजीत सिंह ने जो बातें रखी है, जितने जगह चिन्हांकित किए हैं उनका शिकायत तथ्यों के साथ देंगे, उसका परीक्षण कराएंगे, जांच कराएंगे। एक अरे यहाँ हम किसको जांच के लिए देंगे साहब? एक कमेटी भी बनाएंगे जांच के लिए। कलेक्टर या हाई पावर कमेटी डिस्ट्रिक्ट में बना दीजिए। काफी अच्छा जवाब दे रहे हैं मंत्री जी, वो जांच करवा देंगे। ये चलिए ठीक बोल दिया। समिति गठित करके आज सारे चिन्हांकित सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि श्री नितिन नवीन जी, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, बिहार के कैबिनेट मंत्री, आज सदन में उनकी उपस्थिति है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। श्री प्रबोध मिन जी, हो गया, ये चल गए। तुम बिलासपुर में कहाँ कूद गए? 2 प्रश्न तो होने दो आज। राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कोई गरीब के पट्टा जो मिल गए थे जांच करा था, ठीक है जांच कराओ, लेकिन मैं आपसे एक ठो कहना चाहता हूँ, जो पावर प्लांट है वो मन ला जो जमीन सरकार के द्वारा मिलेगी है, अगर अतिरिक्त गांव के गौचर भी कर ले, हम शिकायत भी कर रहे हैं कलेक्टर इसके लिए आज ओला जांच करा का उद्योगपति में जांच कब्जा करे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, गौचर जमीन में कब्जा करे, अलग प्रश्न जांच करा का। राम कुमार जी, अलग प्रश्न करना पड़ेगा, इससे उद्भूत नहीं होता। तो इनकी गरीबी की जांच करने के लिए भी एक सदन की कमेटी बना दी। किनकी गरीबी? उद्योगपति मन करे तेगर का उद्योगपति मन कब्जा करे, सरकारी जमीन सरकारी जमीन सरकारी जमीन अरे हो गया भाई, चंद्रपुर के उद्योगपति में जांच करते जांच नहीं होगा। सुशांत जी बैठिए। राम कुमार जी, विषय नहीं है, चलिए आप प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वन मंत्री जी से आपके माध्यम से सवाल मैंने किया था कि उसमें वन मार्गों के संबंध में जो जानकारियां हैं, वन जो अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं, उसमें उन्होंने जो जवाब दिया है कि 1980 के अधिनियम के अंतर्गत 24 अक्टूबर 1980 के जो अधिनियम है, उसके जो मार्गों के वन विभाग के जो संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत, और उन्होंने जो जवाब में कहा है, जो जानकारी दी है परिशिष्ट में, उसमें उन्होंने लिखा है कि वन मार्गों की जो संख्या है
वो 25 है जो 22-23 से 21-22 से मांगी गई थी, और उसमें केवल एक ही सड़कों का उल्लेख किया है और उसमें लिखा गया है कि वन अधिनियम 1980 के प्रावधान के अनुसार उस पर अनापत्ति नहीं दी जा सकती। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अलावा 2023 में और कोई अधिनियम, राष्ट्रीय अधिनियम वन संरक्षण के लिए बने हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, वन भूमि क्षेत्र के अंतर्गत सड़क निर्माण हो या फिर कोई अन्य गैर वानिकी कार्य हो, उनके लिए वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के अंतर्गत हमारे वन विभाग के माध्यम से ऐसा कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान नहीं है, अपितु वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1900 के प्रावधानों के तहत किसी भी विकास कार्य हेतु वन भूमि प्रभावित होने पर नियमानुसार वन भूमि व्यापर्तन हेतु प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाता है तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सड़क निर्माण या फिर अन्य कार्य हेतु भूमि व्यापर्तन की अनुमति दी जाती है। और माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है उसके तहत में मैंने उत्तर दिया हुआ है। लगभग हमारे 25 ऐसे सड़कों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और उनके कहते हैं संदर्भ में जो नियमानुसार प्रस्ताव है वो प्रस्ताव भेजा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि 2018 के बाद क्या वन मार्गों के लिए कुछ, उन्होंने कहा कि अनापत्ति नहीं दी गई है, तो आज जितने मार्गे, आप उदाहरण के लिए कहना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को, ये बिलासपुर, अंबिकापुर, कटघोरा जो मार्ग बना है, पहले छोटी मार्ग था, जितनी चौड़ी मार्ग बनी है, 2 लेन सड़क बना, 4 लेन सड़क बना, वो किस अधिनियम और किस प्रावधान के अंतर्गत बन गया? मैंने सवाल किया था जो इसमें 25 सड़कों का आपने उल्लेख किया है और उसमें केवल एक सड़क का उन्होंने निरीक्षण के लिए कहा है अधिकारियों ने, और 21-22 से लेके 24 तक जो 25 सड़क है उसमें केवल एक सड़कों का सर्वेक्षण कराया है और उसमें भी कहा है कि 0.975 हेक्टेयर की भूमि उसमें आ रही है। और वन अधिनियम 2006 के अंतर्गत हमारा जो सरगुजा क्षेत्र है वो पेशा कानून में है, 5वीं अनुसूची में है। ग्राम सभा के प्रावधान है, 1 हेक्टेयर से कम जमीनों को देने का अधिकार वन मंडलाधिकारी को है और यहाँ 1 हेक्टेयर भूमि भी नहीं फंस रही है और उसके चलते अनापत्ति नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री जनमन योजना आज पहाड़ी कोरवाओं के बस्तियों तक सड़क पहुँचानी है, पूरे पहाड़ों में सड़क बनाने हैं, पूरे जगहों पे वन मार्ग हैं और उन मार्ग यदि बनेंगे नहीं तो आखिरी छोर के विकास, लोगों तक का विकास कैसे होगा? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा, जो इस तरह के जो सवाल में जवाब आते हैं जो गैर जिम्मेदाराना है, इनको ठीक करें और ये जो 25 सड़कें जिसका उल्लेख किया गया है 2024 तक, उनको कब तक जो 1 हेक्टेयर से नीचे की भूमि है और ग्राम सभा को भी अधिकार है कि ग्राम सभा के माध्यम से दिया जा सकता है, तो इस पे कब तक आप सब इसको पूरा करवाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है वो पूरे सरगुजा के क्षेत्र के हैं और 25 सड़कों के हैं और सबके मामले अलग अलग हैं।